मैं डॉक्टर आर एस अहमद, गवर्नमेंट डी न्यूज़ दिल्ली से। मेरे समक्ष मेरे बहुत प्रिय दोस्त बैठे हुए हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ, और उन्हीं के पास मैं चलता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि वो इतनी प्रतिभा के धनी हैं कि इसके बारे में कोई कल्पना नहीं करूँ, वो शब्द है ही नहीं। तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, वो जवाब दोनों भाषा में देंगे, इंग्लिश में देंगे, हिंदी में देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न इनसे ये है कि भगवान कौन है। इंग्लिश में है हु इज़ गॉड। सर बताएं, हु इज़ गॉड, भगवान कौन है? God is energy, or you can say God is power. Energy neither be created nor be destroyed. It can transform from one form to another. कोई भी दुनिया की ताकत एनर्जी को पैदा नहीं कर सकती, ना उसको कोई ख़त्म कर सकती है। एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन एनर्जी वही रहती है, उसका बेस वही रहता है। जी हाँ, तो जरा थोड़ा हिंदी में वर्जन कर दें। बहुत से लोग जो हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा वर्जन कर दें कि गॉड कौन है। हिंदी में समझा दें जिससे लोगों को समझ में आएगा। अभी आपने इंग्लिश में बोला, हिंदी में एक बार और समझाएं जिससे लोगों को समझ में आएगा। गॉड एक शक्ति है जो सर्वव्यापक है। जी उस शक्ति को हम अपने से बाहर देख नहीं सकते। जी गॉड हम बन सकते हैं, लेकिन गॉड को देख नहीं सकते। वी कांट सी गॉड, बट वी कैन बिकम गॉड। यानी गॉड को आप अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Everything is God. Everything. God is everywhere. He is everywhere. No place without God. There is no place without God. God is total. तो फिर प्रकृति को लोग कहते हैं नेचर ऑफ गॉड। इसमें इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? God has, we can say we have two powers. Number one, Purush. Purush is consciousness. Number two, Prakriti. Prakriti means nature. Consciousness. सर आपने केवल पुरुष को कहा, उसमें एक हमारी महिला भी आती है, यानी मानव शब्द का या तो प्रयोग करें। मानव में आप दोनों आ जाते हैं, पुरुष ही क्यों, एक जीव वो भी है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। जी, जी। पुरुष मीन्स जेंडर से मतलब नहीं है। पुरुष का मतलब जी नो जेंडर। जी पुरुष हैज नो जेंडर। जी पुरुष मीन्स ए पावर विच हैज faculty to see, faculty to listen, faculty to touch, faculty to taste, and faculty to smell. That power is called Purush. And the power which we experience is called Prakriti, nature. So there are two main, we can classify in two things. God we can classify in two things. One is Purush and other is Prakriti. The Purush is observer. Purush is experiencer. Prakriti is experience. Whatever you see is Prakriti. Your and our experience is Prakriti. There is a mutual attraction between Purush and Prakriti. The current flows from Purush to Prakriti and from Prakriti to Purush. When current flows from Purush to Prakriti, we feel pleasure. According to our mental situation, we feel pleasure.
तो देयर इज म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड दैट म्यूचुअल अट्रैक्शन इज कॉल्ड लव. लव इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पुरुष टू प्रकृति. तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए दूसरा मेरा प्रश्न है वेयर इज गॉड, यानी गॉड कहाँ है? पहले हिंदी में बताएं थोड़ा सा. हर जगह गॉड है, जी. या आप उसको कोई भी नाम दे दो, जरूरी नहीं आप उसको गॉड कहो. कुछ लोग ऊर्जा को गॉड कह देते हैं. आप उसको ऊर्जा कह दो, आप उसको शक्ति कह दो, आप उसको पावर कह दो. कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ शक्ति नहीं है, जहाँ पावर नहीं है. जी. एवरीथिंग. अब आइंस्टीन ने भी बोला है एम इज क्या बोलते हैं, एम सी स्क्वेयर. क्या है पूरा फुल फॉर्म क्या है? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. ये आइंस्टीन ने बोला है. तो एनर्जी जो है वो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. एवरीथिंग इज एनर्जी. तो इसका कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे एनर्जी चली जाती है, जैसे बिजली चली जाती है, सारे इक्विपमेंट कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर से कोई एनर्जी निकल जाती है तो सारे ऑर्गन्स हमारे कार्य करना बंद कर देते हैं, उन्हें वही एनर्जी आ जाती है तो सारे हमारे ऑर्गन्स कार्य करना शुरू कर देते हैं. क्या ये सही है लोगों ने कहा है? देखो भाई साहब, एनर्जी कहीं नहीं जाती. एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है. तो आप उसको कहते हो, एग्जाम्पल जो देते हैं आप महापुरुष लोग देते हैं. आप कहते हो एनर्जी चली गई. एनर्जी नहीं गई, लेकिन एनर्जी दिखाई देना बंद हो गई आपको. क्यों बंद होगी दिखाई देना? तारों में धारा नहीं दिखाई देती. क्यों नहीं दिखाई? रोशनी होती है. क्यों दिखाई देना बंद होगी? क्योंकि हमारी जो आँखों की विजिबल आई स्पेक्ट्रम है, वो जो वेव लेंथ हमारी आँखें जितनी वेव लेंथ तक देख सकती हैं, वो जो उसकी जो देखने की शक्ति हमारी है वो जो है उससे बाहर चलेगी तो हमें नज़र आना बंद हो गया. लेकिन वो ये इसका मतलब नहीं है कि वो एनर्जी ख़त्म हो गई है. ख़त्म नहीं हुई है. वो जो है सूक्ष्म रूप में चली गई है, वो सब्टल रूप में चली गई है, एस्ट्रल रूप में चली गई है. वो ये मरी नहीं है. वो कोई भी चीज़ कभी मरती नहीं है, हमेशा उसका रूप बदल जाता है और रूप बदलने से हमें वो दिखाई देना बंद हो जाती है. तो आप थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आएगा. आपने बहुत अच्छा बोला है. थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में नहीं, बता आप दें. दूसरा प्रश्न पूछो मेरे से. क्या क्या प्रश्न है? अब तीसरा मेरा प्रश्न है व्हाट इज कॉन्शियसनेस? यस, फर्स्ट इंग्लिश में पहले बताता हूँ. जी. कॉन्शियसनेस इज इनविजिबल. जी. वी कैन नॉट fully understand consciousness. Consciousness has two powers. जी. One is Purush and other is Prakriti. जी. Consciousness is everywhere. Mainly there are two types of consciousness. One is live consciousness, जी. just like ourselves. जी. Other is dead consciousness जी. or inert consciousness. जी. Means nothing is totally unconsciousness. Nothing is totally unconscious. Everything has consciousness, but consciousness has grades. जी. Our consciousness is more highly enlightened. Man's consciousness or human consciousness is highly enlightened, but the consciousness in the species, in animals and in plants has low grades, but the which we say unconscious, inert consciousness, like water, sky, earth, 5 tattvas. So 5 tattvas has low grade of consciousness, but it is
it is not unconscious. Five tattvas not unconscious, but it has some सर योर वर्ड मैं चाहता हूँ कन्वर्ट करेंगे। पहले पॉज करो, एक मिनट पॉज करो, पॉज एक मिनट करो। मैं थोड़ा हिंदी में वर्जन चाह रहा हूँ कि जिससे लोग समझ सकें हिंदी में। लगता है नहीं मैं नहीं चाहता। ठीक है ना, होली का मौसम है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं और तो थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्बेंस, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और श्रोताओं से। तो मैं थोड़ा चाहता था जो तीसरा हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज कॉन्शियसनेस, उसको थोड़ा हिंदी में कर दें तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा है जी, चेतना जो है वो चेतना को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक चेतना का भाग है जो कि ऑब्जर्वर है, अनुभव करने वाला है, एक्सपीरियंसर है। दूसरा चेतना का भाग है जो हमारा अनुभव है, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो है प्रकृति, जो दिखता है वो सब प्रकृति है, जो सुनाई देता है वो सब प्रकृति है, जो महसूस होता है वो सब प्रकृति है, प्रकृति है ना। लेकिन जो महसूस जिसको हो रहा है महसूस, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, जिसको महसूस हो रहा है, जिसको ऑब्जर्व हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस को कोई देख नहीं सकता, चेतना को कोई देख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता कॉन्शियसनेस को। उसको अनुभव किया जा सकता है कि नहीं? कॉन्शियसनेस खुद ही अनुभव करने वाली चीज है, हम खुद ही चेतना है। मतलब चेतना खुद में ही एक अनुभव करने वाली चेतना बोध स्वरूप है, वस्तु है ना। हाँ, बोध स्वरूप है, बोध स्वरूप है। अनुभवकर्ता को ही चेतना कहते हैं, अनुभवकर्ता को ही एक चेतना कहते हैं, चेतन माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, माइंड इज ए पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड इज ए कवर ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड इज ए कवर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अनुभवकर्ता जो है वो ही जो है वो चेतना है। तो कॉन्शियसनेस जो हमारा चेतना है, हम प्रकृति और चेतना के बीच में कुछ अंतर चाहते हैं, तो ये अंतर जरूर हमसे पूछा जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम कैसे बता पाएंगे? तो जो चेतना है हमारी और प्रकृति है, उसके बीच में ऐसा है सर, क्या शॉर्ट में सर हिंदी में? देखो कोई अंतर नहीं है, मैंने आपको बताया, एक है अनुभव करने वाली चीज, एक है अनुभव। अगर अनुभव करने वाली चीज ना हो तो अनुभव कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता ना अनुभव। अगर अनुभव ही ना हो, प्रकृति ही ना हो, तो फिर अनुभव कौन करेगा? तो असल में दोनों एक ही चीज हैं, दोनों एक ही चीज हैं। जो दिखता है वो भी वही है, जो देख रहा है वो भी वही है, और जो नहीं दिख रहा है वो, जो नहीं दिख रहा है वो तो है ही नहीं। वो सिर्फ कौन है जो नहीं दिख रहा है? वो उसको हम कह सकते हैं हमारी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या है, कॉन्शियसनेस देखती है। खुद अनुभव करने वाली चीज को कॉन्शियसनेस कहते हैं। मेरा चौथा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना की कितने प्रकार हैं? देखो सर, चेतना को हजारों लाखों भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मेनली हम इसको दो भागों में बांटते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार चेतना को, है ना। तो क्या है कि एक तो वो चेतना है जिसके अंदर जो है वो चेतन शक्ति ज़्यादा है, और एक चेतना वो है जिसके अंदर चेतन शक्ति कम है। इसको हम बोलते हैं कि जड़ और चेतन। जो चेतन है उसमें जो है चेतना के अंश ज़्यादा हैं, जो जड़ है उसमें चेतना के अंश कम हैं। तो जो पांच तत्व हैं वो उनको जड़ कहते हैं हम, हैं। और जो सजीव प्राणी है, स्पीसीज में हैं, उनको हम कहते हैं जो है चेतन, हिंदी में चेतन। तो दो भाग हो गए चेतन के मुख्य रूप से, कि जड़ और चेतन। तो जो चेतन है उसके आगे और जो है क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जो चेतन है वो क्या है, उसमें हम 84 लाख प्रकार के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं चेतना के। यानी कि 84 लाख प्रकार की जो योनि बनाई गई है, हाँ,
उसको 84 लाख योनि जो बनाई है उनको चेतना कितने भाग हम कर सकते हैं? हाँ, वो चेतना ही है, लेकिन चेतना के ग्रेड्स हैं, लेवल्स हैं, स्तर हैं अलग अलग। किसी में चेतना कम एक्टिव है, किसी में ज़्यादा एक्टिव है, किसी में उससे ज़्यादा एक्टिव है, किसी में उससे ज़्यादा एक्टिव है, और किसी में वो फुल्ली एनलाइटेंड है। टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वी कैन से टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस हम कह टाइप्स ऑफ सकते हैं। कॉन्शियसनेस, हाँ हाँ, यस। तो जो अनकॉन्शियस एनर्जी है उसको कहते हैं एनर्ट एनर्जी, एनर्ट एनर्जी कहते हैं, या उसको कहते हैं जड़ एनर्जी। तो जड़ एनर्जी है। तो दो तरह की कॉन्शियसनेस होगी मुख्य रूप से। देखिए हमारे मित्र हैं और बाकी इनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, इसी के साथ साथ फिर मैं थोड़ा सा इनको और गहराई में ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा इनको डुबोने की, निकल ना पाए। देखिए निकल पाते नहीं निकल पाते,